Hello and welcome. This is Samachar Pulse, and you are watching Daily Current Affairs. Today is 23 of January. So let's begin. क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रामलला विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूर्णतः संपन्न हो चुका है। पूरे भारत में हर्ष उल्लास का माहौल था, इवन अभी भी है। अयोध्या में काफ़ी भीड़ है। लोगों ने काफ़ी मतलब दिवाली तो हमने सेलिब्रेट की लिटरली, क्योंकि मोदी जी का ये कहना था कि सभी के सभी लोग जो है दीप जलाएं, दीप उत्सव मनाएं, तो वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। एंड कहीं से भी कोई ऐसी हताहत वाली खबर नहीं आई। एक दो जगह से ऐसी कुछ न्यूज़ है जो कि बहुत डिस्टर्बिंग नहीं है। तो लेट्स बिगिन। क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है देख लेते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज है 23 तारीख, 23 जनवरी, और आज है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन। उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और ये पराक्रम दिवस इस बार कुछ अनोखा होने वाला है, क्योंकि इस बार 9 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है जिसका नाम है भारत पर्व। 9 डेज भारत पर्व जो होगा वो सेलिब्रेट किया जाएगा। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा? बस दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाएगा, मतलब होगा पूरे भारतवर्ष में, लेकिन इसमें होगा क्या क्या कुछ खास होने वाला है इस बर्थ एनिवर्सरी में। तो इसमें जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी जो भी कार्यक्रम हुई हैं, जो जो भी उन्होंने कुछ भी किया है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, उसको शोकेस किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, पराक्रम दिवस मनाने की जो प्रथा है ना, वो 2021 से, है ना, 2021 से हमने स्टार्ट की है कि हमें बोस जी के जयंती पे पराक्रम दिवस से मनाना है। और यहाँ पे उनकी जो आज़ाद हिंद फौज से लेकर के जितनी भी चीज़ें थी जो हमारे देश के लिए थी, युवाओं के लिए थी, उस समय प्रेरणादायक जो कुछ भी थी, उनको शोकेस किया जाएगा। इसमें 26 मंत्रालय और उनके अन्य डिपार्टमेंट काम करेंगे। ये शोकेसिंग जो है जो हमारा रामलीला मैदान और माधव दास पार्क, जो कि लाल किला के बगल में ही है, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 31 यानी 31 जनवरी तक ये भारत पर्व मनाया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं तमिलनाडु से। एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ नहीं आई ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग, अगर हम बात करें। देखिए, कल जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में था, तो जितने भी स्टेट, देखो स्टेट सभी के सभी लोग तो जा नहीं सकते हैं, जितने भी हिंदू हैं उनकी आस्था जुड़ी है। इवन आई एम नॉट सेइंग कि हिंदू, मैं देख रही हूँ कि हर कम्युनिटी से तरह तरह की भावनाएं प्रकट होकर के आ रही, बिकॉज रामलला इज़ भारत की आत्मा। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसे जब किसी को मिलते हैं तो हेलो हाय भी नहीं कह करके राम राम भाई कहते हैं, चाहे नो मैटर कि आपका रिलीजन क्या है, आप कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं। दैट डजेंट मीन्स राइट। हमारे यहाँ राम राम वाला एक अलग ही कंसेप्ट है। तो राम राम जो है वो एक भारत की आत्मा है। आप समझिए, भारत का जो कल्चर है, भारत की जो आत्मा है, वो बिना राम जी की पूरी नहीं हो सकती। हमारे फैमिली वैल्यू राम जी के चरित्र पे डिसाइड होते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि राज्यपाट के लिए एक भाई जंगल चला जाता है सैक्रिफाइस करके, लेकिन आप अन्य कल्चर में, दुनिया की हिस्ट्री में पढ़िएगा तो राजगद्दी के लिए फाइटिंग हुई है, भाई भाई का गला काटता है, बट हमारे यहाँ सेक्रीफाइस की चीज़ें हुई हैं। तो ये हमारे फैमिली वैल्यूज़, ये हमारे कल्चरल वैल्यूज़, ये हमारे आइडियोलॉजी, हमारे प्रिंसिपल का सब्जेक्ट है। तो सभी की भावना जुड़ी होती है। तो ये कहना था कि सभी के सभी लोग टेम्पल नहीं आ सकते हैं 22 तारीख को, सिक्योरिटी रीज़न के कारण कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया था। तो टीवी टेलीकास्ट के माध्यम से सभी के सभी लोग जो है इस प्रोग्राम को देखेंगे। बट तमिलनाडु में स्क्रीनिंग नहीं होने दी वहाँ की एमके स्टालिन गवर्नमेंट ने, राइट। तो दिस इज़ द अगेंस्ट ह्यूमन राइट, राइट। इस पे तो कुछ सॉलिड कार्यक्रम हो, मतलब सॉलिड स्टेप्स लेने चाहिए। हालांकि एक यहाँ पे जो कॉन्सर्ट मतलब होना था श्री कामाक्षी अमरनाथ टेम्पल तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पे बीजेपी के जो कुछ लीडर्स थे उनको ये प्रोग्राम करना था, इवन उसमें भी बाधा आई, क्योंकि अब टेलीकास्ट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करने देगी तो आप कैसे स्क्रीनिंग कर सकते हो। तो दैट इज़ द बिगेस्ट न्यूज़। नाउ हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं जाएगा यहाँ पे जब ये एक्चुअली, बिकॉज ये जो हमारी मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को कहा है कि दिस इज़ द ह्यूमन राइट एंड दिस इज़ द मतलब इंफॉर्मेशन का राइट, रिलीजियस राइट ऑफ हिंदूज। सो हाउ कैन यू डू लाइक दिस, राइट। ऐसा आप कैसे कर सकते हो? बट अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है,
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। दैट इज़ अ वैभव, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा है। इसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। फुल फॉर्म इज अ वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, और ऐसे शॉर्ट नेम वैभव। तो ये जो वैभव है ये 2047 का विजन है। क्या विजन है? भारत वैज्ञानिक डेवलप करेगा। भारत की जो डायस्पोरा है, जो डायस्पोरा यानी जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, दैट इज अ इंडियन डायस्पोरा, वो बहुत ही पाइवटल रोल प्ले करते हैं, बहुत ही की रोल प्ले करते हैं दुनिया के विकास में। तो भारत अपना फर्स्ट बैच वैभव जो है, वो साइंटिफिक जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक लोग नहीं, जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी में साइंस के फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनको जो है यहाँ पे सेवरल्स फील्ड में ट्रेनिंग देना, उनको मतलब स्किल प्रोवाइड करना, इनोवेशन जो है अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो स्पेस हो, स्पेस इकोनॉमी मतलब जैसे कि जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्चिंग करते हैं, इनोवेशन के सेक्टर में, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मिशन में, बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें मास्टरी कराना है, पूरे वर्ल्ड में वो सर्विस दे सकें। तो मतलब इस तरह का हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। मतलब आप सोचिए इसको, अगर हम अगर पड़ोसी देशों से कोरिलेट करें तो उनके यहाँ अलग अलग जो है लोग तैयार होते हैं कि कहाँ पे जा करके बम फोड़ना है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वो आतंकवादी प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम लोग अभी वैज्ञानिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे रीजन है। पूरे वर्ल्ड से अच्छा एक मैसेज आया, बट पाकिस्तान में बहुत, मतलब पाकिस्तान ने ट्रोल किया है काफ़ी इंडिया को राम मंदिर के ये में, कि राम मंदिर तो मतलब बिल्कुल जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ के हिंदुओं ने बना दिया, और ये 500 साल की लड़ाई ये सब फेक है, राइट। और ये जो हमने इतना, मतलब भारत का लॉन्गेस्ट केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मतलब मेजोरिटी, आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता है, वहाँ पे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई जाती है या कुछ भी बनाया जाता है। अभी शारदा पीठ को तोड़ करके वो लोग अपने फोर्स के लिए कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी का हाउस टी स्टॉल टाइप का लगाने वाले, क्योंकि उनके यहाँ स्टॉले लग सकता है और अजीब कुछ हो नहीं सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि अ, जो देश कभी ह्यूमन राइट्स के जो मतलब ह्यूमन राइट्स के सिक्योरिटी, मतलब क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन राइट्स का जो जो पैरामीटर होता है, मतलब हिंदी वर्ड मुझे आ नहीं रहे, तो जो पैरामीटर होता है उस पर कभी वो खड़ा उतर ही नहीं सकता है। और वो हमें लेसन दे रहा है, वो हमें प्रीच कर रहा है कि दैट यू हैव टू डू लाइक दिस, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी, मतलब ड्रामेटिकली, बट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन था और उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम लोग साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, और दे आर, मतलब आगे क्या ही बोलना है ना। हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक की। अभी रिसेंटली कल 7.2 का अर्थक्वेक जो है चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस में देखने को मिला, और ये सिर्फ वहीं तक नहीं था, इसके आगे भी ये बढ़ा। इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो है कजाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने कंफर्म किया कि 6.7 मैग्नीट्यूड का झटका उनके देश में भी आया है। और चाइना के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक जितने भी रिसेंट ईयर में जो मेजर 14 भूकंप आए हैं वहाँ पे, उनमें से ये दूसरा स्ट्रॉन्ग मतलब भूकंप का एक मैग्नीट्यूड है जो कि 7.2 है। रिसेंटली में हमने देखा था कि जापान में न्यू ईयर के टाइम पे ही वहाँ पे 7.6 का अर्थक्वेक आया था, राइट। और अभी आप देखिए इसका जो ये अर्थक्वेक आया था, इसकी जो झटके हैं वो भारत में भी महसूस की गई। दिल्ली एनसीआर रीजन्स में इसको फील किया गया। उज़्बेकिस्तान भी एक्सपीरियंस किया है कि जब कजाकिस्तान में आया उसके 30 मिनट बाद उज़्बेकिस्तान में भी ये झटके देखे गए। नाउ हम बात करेंगे जो चाइना में जो आया है ना, बेसिकली जो डैमेज और डिवास्टेटिंग चीज़ें हुई हैं, वो चाइना का जो रूरल एरिया है, जो कि बेसिकली प्रीडोमिनेटेड है इन वहाँ की जो उइगर मुस्लिम कम्युनिटी है, उनसे मतलब उनको बहुत प्रभावित किया गया है। उस क्षेत्र को, मतलब वो क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ है। जो यहाँ की ये जो उइगर मुस्लिम कम्युनिटी है, ये टर्किश एथनिक ग्रुप है, जिनको आइसोलेट करके चाइना के अंदर रखा जाता है, बट वर्ल्ड वाइड इस पे कोई बात नहीं करता, बिकॉज़ ये ह्यूमन राइट का वॉयलेशन नहीं है। नाउ हम बात करेंगे, गुड न्यूज़ है, गोल्ड मेडल आया है मान सिंह, जो कि एशियन मैराथन चैंपियन 2024 में गोल्ड मेडल जीते हैं।
ये अपना ही रिकॉर्ड यहाँ पे हम देखेंगे, इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड की बात की है कि कैसे इन्होंने बैकग्राउंड में अच्छा परफॉर्मेंस किया है टाइमिंग को लेकर के। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, गोल्ड मेडल मिला है कहाँ पे, एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 जो कि हांगकांग में हुआ। और यहाँ पे हम देखेंगे मानसिंह पहले भी जीत चुके हैं मुंबई मैराथन 2023 में। इवन वो जो है पार्ट थे आपके एशियन गेम के भी, एशियन गेम 2023 में। और वहाँ पे उन्होंने कम समय में, जितना समय यहाँ पे लिया है ना, ठीक है, 2 घंटा 18 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो रीडिंग होती है वो पेस पर माइल समथिंग में होती है, तो वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है उतना डिटेल से। उसकी एक अलग मतलब एक अलग ही तरह की काउंटिंग और एक अलग ही तरह का वहाँ पे कैलकुलेशन मेथड होता है, बट डोंट गो इन द डिटेल्स। आई एम नॉट सेइंग द डेवल इन द डिटेल्स, आई एम सेइंग दैट्स डोंट गो इनसाइड। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेन टॉपिक है अपना, मुंबई मैराथन जीता उन्होंने, इससे पहले एशियन मैराथन, अभी एशियन मैराथन जीता, मुंबई मैराथन इससे पहले। ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वुमेन में, हम देखेंगे जो इंडिया की जो अश्विनी जादव है वो इस गेम में जो आपकी मैराथन, एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 है उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की है। बट ये उनका हम देखेंगे थोड़ा देर से उन्होंने इसको फिनिश्ड किया। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी जो पार्टिसिपेटरी थी, यहाँ पे पार्टिसिपेटरी की बात हो रही है, अवार्ड नहीं मिला है, बट कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे। तो हम देखेंगे कि जो वुमेन्स मैराथन है, राइट, पेरिस 2024 का जो ओलंपिक है उसमें ज्योति गवाडे वो पार्टिसिपेट की, उनका रैंक 11th आया था। तो यहाँ पे जो है 8 रैंक आया था अश्विनी जादव का, ज्योति गवाटे का 11th आया था। गेम इज अलग, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारे वीपी हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है, वो इनोग्रेट करने वाले हैं कल, नॉट आज, कल। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये कैंपेन जो कि मतलब कल जो हमारा 75th रिपब्लिक डे होगा 26 जनवरी को, उसमें ये लॉन्च किया जाएगा। इसमें होगा क्या क्या, सबको न्याय, हर घर न्याय, और नव भारत, नव संकल्प एंड विधि जागृति अभियान। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, 3 बेसिक फंडामेंटल चीज़ों पे काम किया जाएगा। अब ये है क्या, इसको समझिए। सबको न्याय, हर घर न्याय, इसका एम क्या है, कनेक्ट करना। किसको कनेक्ट करना, विलेजर्स को। जो विलेजेस हैं, अलग अलग विलेजेस हैं, उसमें विलेज लेवल की जो इंटरप्रेनर्स हैं, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से न्याय व्यवस्था को प्रमोट कराने में, न्याय व्यवस्था की जानकारी देने के लिए काम करेंगे, ये न्याय सेवक कहलाएंगे। न्याय सेवक का काम होगा अवेयरनेस स्प्रेड करना, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर के अलग अलग मासेस को लीगल सर्विस केसेस जो है मतलब डोर स्टेप तक पहुंचाना। स्पेसिफिकली जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं वहाँ तक, एस्पिरेशनल विलेज, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, वो सभी के सभी वैसे एरिया होते हैं जो पिछड़े हैं विकास की रेस से। अभी हम यहाँ पे देखेंगे जो स्टेट है या यूटीज़ हैं, वहाँ पे न्याय सेवा मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनको गाइडेंस, इंफॉर्मेशन, सपोर्ट, अलग अलग जो लीगल चीज़ें हैं उसके लिए उनको बताया जाएगा। ये गवर्नमेंट की सर्विस से स्कीम्स है, ये हमको ध्यान में रखना है। नव भारत, नव संकल्प का एम होगा जो मासेज हैं उनको इम्ब्रेस करना, उनको जो है पंच प्राण, जो कि मोदी जी ने 76th इंडिपेंडेंस, व्हाट आई एम सेइंग, 76th इंडिपेंडेंस डे पे हमारे साथ शेयर किया था। तो वो उस चीज़ को यहाँ पे जो है मतलब श्रेय दिया गया। ये पंच प्राण क्या है, इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे हम। देखो पंच प्राण का चूँकि यहाँ पे नाम आया है, तो पंच प्राण में क्या क्या आता है। फर्स्ट है कि जो गोल ऑफ डेवलपमेंट है इंडिया का, उसमें मतलब विकास की यात्रा में भाग लेना। दूसरा है जो कॉलोनियल माइंडसेट है, गुलामी की जो मानसिकता है उसको दूर करना, कल भी इस पे मोदी जी ने बात की है। थर्ड जो है हमारा क्या है, अपने जड़ों पे गर्व करना, जो हमारा रूट है, जो हमारा कल्चर है उस पे गर्व करना, एकता प्रमोट करना, और जो सिटीजन्स है ना, उनको सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब उनके क्या कर्तव्य हैं इसका बोध होना, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पंच प्राण जो है, इसमें क्या करना है कि आप
वीडियो, फ़ोटो के माध्यम से अलग-अलग जो भी आपने काम किया है, जो भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें आपने की हैं या जिस चीज़ में भी आप एंगेज हैं, राइट? तो उसको आपको माय गवर्नमेंट जो प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे एक्टिविटीज़ को वहाँ पे आप मतलब सेंड कर सकते हो, उसको वहाँ पे पब्लिश किया जाएगा, शोकेस किया जाएगा, आपका जो भी टैलेंट है, क्रिएटिविटी है। विधि जागृति अभियान मतलब इसमें क्या डांस गाना करके नहीं करना है, ये सोशल सर्विस लीगली आपने क्या किया उस पे ये वीडियो और फुटेज का है यहाँ पे। विधि जागृति अभियान का एम क्या है? कैरी करना पंच प्राण को, जो कि अभी हमने डिस्कस किया आपसे। और जो लॉ कॉलेजेस हैं, है ना, वैसे लॉ कॉलेजेस जो कि प्रो बोनो क्लब स्कीम के तहत हैं। तो प्रो बोनो का मतलब क्या होता है ना, ऐसे ऐसे स्कीम्स या ऐसी योजनाएं जो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं, उसके बिहाफ में ना तो कुछ गुड्स लिया जाता है, ना ही तो कैश लिया जाता है, मतलब फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये हो गया आपका प्रो बोनो क्लब स्कीम। तो इसके जैसे एग्जांपल के लिए टेली लॉ, अभी आगे हम आगे डिस्कस करेंगे टेली लॉ के बारे में क्या है। तो ये क्या है, आपके जो विधि जागृति अभियान है इसमें प्रो बोनो क्लब्स इन्वॉल्व होंगे, जो लीगल इंफॉर्मेशंस, लीगल लीगल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। इसमें जो वल्नरेबल सेक्शन है, माने जो समाज के जो पीछे छूटे हुए लोग हैं उनको फोकस करना है। उसके लिए ग्राम विधि चेतना, माने ये जो हमारा विधि जागृति अभियान है ना, इसको 3 भाग में तोड़ के हम समझे तो पहले विधि जागृति माने आपको न्याय लेने का अधिकार है, हक है, ऐसी चेतना विकसित करनी है। फिर उसके बाद जो वंचित वर्ग है उनको सम्मान मिलना चाहिए, है ना, मैंने उनको राइट्स के लिए अवेयर करना। और जो हमारी नारी है, नारी भागीदारी इनिशिएटिव मतलब महिलाओं को तो बिल्कुल इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है। 3 फ्रेम में ये काम हम लोग करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे जो न्याय सेतु, एक ये न्यू है, ये न्याय सेतु लॉन्च किया जाएगा कल, वीवीआई। तो ये न्याय सेतु का काम क्या है? इसका काम है रीच होना, लोगों तक पहुंचना, लीगल सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, जो लास्ट लाइन में खड़े हैं उन तक भी लीगल इन्फॉर्मेशन, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई ये वाला जो फ्रेज है, ये इसे हमें तोड़ना है, इसे गलत साबित करना है, हमें जस्टिस फास्ट डिलीवरी करना है। और यहाँ पे हम देखेंगे इस जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रो बोनो क्लब स्कीम है उसमें मैंने बताया था आपको टेली लॉ। तो ये टेली लॉ क्या है? देखो, टेली लॉ स्कीम 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, जो कि दिशा का पार्ट है। अब ये दिशा क्या है? दिशा एक तरह का ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है, फुल फॉर्म आप देख लीजिए, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर हॉलिस्टिक एक्सेस ऑफ जस्टिस। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हॉलिस्टिक जस्टिस मिले, फास्टेस्ट जस्टिस जस्टिस मिले और सभी को मिले, इजीली मिले, एक्सेसिबल हो। जिसमें टेली लॉ था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना था कि जो भी लीगल सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दे सकते हैं। हर ग्राम पंचायत में जो लोग हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। जो वकील हैं, जो जज हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, वो गांव में जाके सेवा नहीं प्रदान कर सकते, बट उनकी सेवा करने की इच्छा है तो वो इस धारा में अपने आप को जो है इसमें अपना जो है सहयोग दे सकते हैं। इस टेली लॉ के माध्यम से वो जुड़ सकते हैं और 67 लाख जो लोग हैं वो इसके तहत हेल्प पा चुके हैं। इवन इसके लिए जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था, जिसको अभी 2.5 लाख लोग जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के जो हमारे स्टेट और राज्य हैं 36 जगहों पे ये एक्सेस हो रहा है, मैंने पूरे भारतवर्ष में। यूपी की हम बात करें तो यूपी में सुभाष चंद्र बोस की जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में जो हमारा अवार्ड चलता है, सेंट्रल लेवल पे अलग चलता है, स्टेट लेवल पे अलग चलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट देती है, अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी काम है। तो जो सेंटर है उनके यहाँ जो दिया जाता है अवार्ड वो अलग है। वो अलग क्या है? दैट इज़ अ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और जो यूपी में दिया जाता है वो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो है मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में उनका वर्ड यूज़ होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। तो डिजास्टर वो लोग इंग्लिश यूज वर्ड करते हैं स्टेट वाले, और हिंदी वाले जो है गवर्नमेंट यूज़ करती है। तो मैंने एक ही चीज़ है बट 2 लेवल पे दिया जाता है। तो यूपी में जो है ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 का जो पुरस्कार है वो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है 60 बेड वाला पैरासूट हॉस्पिटल है, इसको सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए। अब ये अवार्ड
कैसे दिया जाता है, तो देखिए 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी नेताजी की होती है, तो उसमें जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 51 लाख रुपए की धनराशि और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी होता है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअली को दिया जाए तो सर्टिफिकेट के साथ साथ 5 लाख रुपए की जो है धनराशि होती है। मतलब जैसा मतलब आपका काम है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है बेसिकली। तो 5 लाख से 51 लाख तक आप मान सकते हैं। अब ये जो हॉस्पिटल है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 1947 में उत्तर प्रदेश में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, और ये अपने आप से जो है एयरबॉर्न मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट है इंडियन आर्म फोर्स का, जो कि स्पेशली जो है वेरियस फील्ड में क्राइसिस के टाइम में सर्विस प्रोवाइड कर चुका है, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर चुका है। डिजास्टर के क्षेत्र में जब डिजास्टर जब भी आया, नेचुरल डिजास्टर कैलामिटीज़ जब भी आई है, इवन नॉट नेशनली इंटरनेशनल सर्विस भी ये प्रोवाइड कर चुका है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसने ये जो हॉस्पिटल है मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी 2013 में, जब उत्तराखंड में फ्लड आया था। नेपाल के अर्थक्वेक में भारत के द्वारा ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था, ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें भारत की गवर्नमेंट ने जितने भी उनके टूल्स थे उनका यूज़ करके वहाँ पे दिया, हेल्प किया था। और इंडोनेशिया में जब सुनामी आई थी तो उस समय जो ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है, समुद्र मैत्री 2018 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रिसेंटली अभी टर्की में जो है अर्थक्वेक आया था 7.8, राइट, और काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। तो उस समय हमारे जो ट्रूप्स थे वहाँ पे गए थे, 30 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह होते हैं उनकी बिल्डिंग में ही तैयार कर दिए थे। हालांकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर था, बट उसके बावजूद भी वहाँ पे हमारे ट्रूप्स रहे और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया। 3600 पेशेंट को उन्होंने बचाया है। अलग अलग सर्जरी, अलग अलग रेस्क्यू, डेंटल का जो भी था, या फिर लैब वगैरह फैसिलिटीज़, मेडिकल सर्विसेज जितनी भी एज पॉसिबल एज वहाँ पे हो पाती रेस्क्यू के लिए, उसको उन्होंने वहाँ पे सेटअप किया और 12 दिन तक रहे। और ये ऑपरेशन दोस्त था, तो अब जितने सारे ऑपरेशंस थे हमने उसको देखा है। और यहाँ पे जो ये अवार्ड है, इसमें 245 लोगों का जो नाम है वो मेंशन किया गया है इस अवार्ड स्कीम के तहत। ये ऑनलाइन होता है और 21 जुलाई जो है, सॉरी मतलब लास्ट ईयर तक का नॉमिनेशन होता है। मतलब जैसे 1 साल पहले ही नॉमिनेशन का प्रोसेस चला जाता है, और ये मतलब 1 जुलाई से ये नॉमिनेशन का काम हो रहा था। बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने अभी डिजास्टर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं किया है कि हमने हमने वो एप्लीकेशन भरनी है या अपने आप को नॉमिनेट करना है। बट स्टिल नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। कल ही प्रधानमंत्री जी ने जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो उस वक्त ही उन्होंने सूर्योदय योजना लॉन्च किया है। बिकॉज़ ऐसा मानना था कि सूर्य भगवान की फैमिली से, सूर्य भगवान के वंश से राम जी बिलॉन्ग करते हैं, तो कुछ लॉर्ड सूर्या के नाम पे शक्ति प्रदान करने वाला कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए। तो 1 करोड़ घरों में, 1 करोड़ हाउस होल्ड को किस तरीके से सूर्योदय योजना के तहत जोड़ा गया है, इसको हम देखेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, जो गवर्नमेंट का एफर्ट्स होगा, वो रूफ यानी जो छत होगा उसके उसके ऊपर जो है सोलर लाइट को, ये जो सोलर है ना, ठीक है, तो ये इसको मतलब वहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम होगा। और इसमें हम देखेंगे कि 1 करोड़ तो टारगेट है ही। अब इससे होगा क्या, जो पुअर और मिडिल क्लास फैमिली है, तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का, देखो अब मैं यहाँ बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। लोग जो है ना, चुनाव जीतने के लिए हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्री का एक ऐलान कर देते हैं। भैया वो मत कीजिए, क्योंकि आप आज नहीं तो कल आपको फिर वो दिक्कत कर देगा, डिस्ट्रेस में चला जाएगा आपका डिस्कॉम सेक्टर। वाइल आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कीजिए कि प्रॉब्लम भी नहीं हो और लोग इजीली एक्सेसिबल कर सके चीज़ों को। तो यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस हो जा रहा है। ये गवर्नमेंट भी सहन नहीं कर रही है, ना आपको करना है। आपको फ्री कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो जा रहा है, और गवर्नमेंट कहाँ से भरेगी, अपने घर से भरेगी नहीं, वो टैक्स पेयर के पैसे से भरेगी। और टैक्स पेयर का पैसा जो कि यूटिलाइज होना था डेवलपमेंट के काम में, वो आपके बिल भरने में जाएगा। तो ये सही नहीं है। सेल्फ रिलायंस बनेंगे आप इस सेक्टर में। अच्छा, थोड़ा-सा यहाँ पे देख लेते हैं भारत के अंदर क्या हुआ है अभी तक और कितना हमारा अभी क्षमता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो सोलर कैपेसिटी भारत के अंदर अभी दिसंबर 2023 तक की जो कैपेसिटी है सोलर की, वो लगभग 73.31 गीगावाट की। रूफ पे अगर हम बात करें, रूफ पे, छतों पे जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर लगाए गए हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि 11.08 गीगावाट अभी हमने इतनी कैपेसिटी लगभग इतनी अराउंड कर ली है। कौन से राज्य इस क्षेत्र में सबसे अधिक हैं? सर्वाधिक जो है
ये पूरा है और ये राज्य वाइज है इंडिविजुअली, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा राजस्थान है वो लीड कर रहा है, उसके बाद गुजरात है, ठीक है। और तो गुजरात और राजस्थान में ही सोलर एनर्जी का ज़्यादा एक है रूप पे स्पेसिफिकली। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी डिमांड है, सस्टेनेबल एनर्जी हमें एक्सेस करना है, 30 ईयर के अंदर हमें डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, लेकिन वो ग्रीन एनर्जी, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी पे होना चाहिए। तो हमारा एम है उसको ये बूस्ट करता है। अगर इसको हम करते हैं तो हमारा जो कोल का डिमांड है वो भी घट जाएगा, और 500 गीगावाट जो इंडिया का एम है रिन्यूएबल एनर्जी बिल्ड करने का बाय 2030, वो हम कर सकते हैं। सोलर पावर से एक विकास भी होगा। कैसे विकास होगा? ये जो है हमारी पावर कैपेसिटी, सोलर पावर कैपेसिटी, जो कि आप देख सकते हैं फ्रॉम लेस देन 10, पहले हमारी 2010 में 10 मेगावाट से भी कम थी, राइट, जो कि अभी के टाइम में आप देख सकते हो कि हमारी, ये करंट डेटा है, दिस इज़ नॉट, ये दिसंबर तक हम देख रहे हैं 73। तो मैंने कहा 2010 में हम 10 मेगावाट करते थे, और 73.31 गीगावाट हम कहाँ पे कर रहे हैं? 2023 में कर रहे हैं। तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इस तरह का क्या प्रोग्राम जो भी है, सूर्योदय योजना के जैसा सिमिलर प्रोग्राम भारत में कब क्या यूज़ हुआ था। तो हम देखेंगे जो रूफ पे सोलर पैनल लगाने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो 2014 में मोदी जी के द्वारा किया गया था। एक आपको ध्यान में रखना है, एक जो है सोलर पंप के थ्रू, ठीक है, मतलब वन ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में भी सोलर पंप का यूज़ किया गया था, और जिसमें जो किसान थे वो इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकते हैं अपने खेतों में सोलर पैनल लगा करके, और बचा हुआ इलेक्ट्रिसिटी को वो बेच भी सकते हैं, जिससे उनको बेनिफिट भी हो जाएगा, मॉनेटरी हेल्प मिल जाएगा, और ये ग्रिड कनेक्शन से जुड़ा हुआ था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाता है। दूसरा, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे डिस्कॉम सेक्टर है जो काफ़ी स्ट्रेस में, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रेस में, लोन लेके ये काम करती हैं, और सरकारें जो होती हैं वो फ्री का ऐलान कर देती हैं, तो डिस्कॉम सेक्टर बहुत मार खा जाता है। तो उनको फाइनेंशियली असेंट, उनको मतलब एक हेल्प आउट हो जाएगा उनका, ठीक है। और ये प्रोग्राम का जो एम है वो अचीव करना 40 गीगावाट रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी मार्च 2026, ठीक है। और अभी हमने ऑलरेडी गेन कर लिया है 1.8 गीगावाट, मतलब मार्च 2019 में ही, ठीक है। मतलब जो टारगेट था 26 को लेकर के, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी जो अचीवमेंट्स है वो अभी जो टारगेट के करीब नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब उसको कह सकते हैं क्या, प्रोग्रेसिव है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बीच में तो थोड़ा डिस्टर्बेंस भी था बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये पूरा का पूरा एम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सूर्योदय योजना के बारे में। तो दिस इज द ऑल अबाउट टुडे न्यूज़। सो थैंक यू।